Assalamu alaikum students, this is Educate Samra Irshad and you are watching Gist of Law. So welcome back to this channel. As you know that here we are conducting Logat series, but before starting the video I request you all to please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and fellows and don't forget to give your feedback. So let's start the discussion of today. Today our topic of discussion is chapter 2 of कानून शहादत ऑर्डर 1984. चैप्टर 2 में सिंपली जो है वो हमें आर्टिकल्स दिए गए हैं 3 से 17 तक. और इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है विटनेसेस के हवाले से. तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है सबसे पहले हमारा आर्टिकल 3. आर्टिकल 3 में क्या बताया गया है? कंपिटेंसी ऑफ विटनेसेस. यानी अगर हम इसको सिंपली पढ़ें तो ये क्या है? हु मे टेस्टिफाई. ठीक है, कि कौन कौन से पर्सन्स जो हैं अदालत के सामने विटनेस के तौर पे हाजिर हो सकते हैं. ठीक है, कौन कौन से पर्सन्स जो हैं अदालत के सामने गवाही दे सकते हैं और कौन कौन से पर्सन्स जो हैं गवाही नहीं दे सकते. ठीक है, हु मे टेस्टिफाई. अब आर्टिकल 3 जो है वो कम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस की बात कर रहा है कि कौन कौन से पर्सन्स जो हैं वो कम्पिटेंट हैं एज अ विटनेस. ठीक है, अब आर्टिकल 3 में सिंपली जो आर्टिकल 3 हमें बता रहा है कि ऑल पर्सन्स शैल बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई. ठीक है, ऑल पर्सन्स, जनरल सी बेसिक सी सिंपल सी बात कर दी आर्टिकल 3 में कि कोई भी पर्सन जो है, कोई भी बंदा जो है वो गवाही दे सकता है. यहाँ पे किसी भी किस्म की जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं की गई. ठीक है, unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answers. ठीक है, आर्टिकल 3 में सिंपली क्या बता दिया गया कि गवाही जो है वो कोई भी पर्सन दे सकता है. कौन सा पर्सन? जो कि जिसको कोर्ट जो है कंसीडर करे कि ये जो है क्वेश्चंस को समझ भी सकता है. ठीक है, और उनके जो है रैशनल आंसर्स, ठीक है, यानी सही जवाब भी दे सकता है. तो वो पर्सन जो है वो गवाही देने के लिए अदालत के सामने जो है एज अ विटनेस पेश हो सकता है. अब इसमें किसी भी किस्म की लिमिटेशंस नहीं बताई गई, किसी भी किस्म की डिस्क्रिशन नहीं है कि फलां बंदा गवाही दे सकता है, आदमी दे सकता है, औरत दे सकती है. ठीक है, बच्चा, बूढ़ा, किसी भी किस्म की कोई डिस्क्रिशन नहीं है. मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, नो, इस तरह की कोई भी बात जो है नहीं बताएगी. सिंपली क्या बताया गया कि कोई भी पर्सन जो है वो गवाही दे सकता है. हर वो पर्सन जो अगर उसके सामने कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको समझ सकता है और उसका जो है सही दुरुस्त जो रैशनल आंसर है दे सकता है. ठीक है, अब वो कोई भी टेंडर ईयर का जो है, टेंडर एज का पर्सन भी हो सकता है. ठीक है, कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई अडल्ट भी हो सकता है, कोई ओल्ड एज का पर्सन भी हो सकता है. ठीक है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो बीमार है वो भी हो सकता है. ठीक है, कोई भी पर्सन जो है वो गवाही दे सकता है, कम्पिटेंट है. ठीक है, इसके बाद जो है आर्टिकल 3 में एक प्रोवाइजो दी गई है, उसमें जो है एक्सेप्शन दे दी गई. ठीक है, कि कौन सा पर्सन जो है गवाही नहीं दे सकता. अब इस प्रोवाइजो में क्या बताया गया है? अ पर्सन शैल नॉट बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर परजरी और गिविंग फॉल्स एविडेंस. ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये देखें कि परजरी का क्या मतलब है. परजरी का मतलब है जेल्ड विटनेस. ठीक है, कि ऐसा पर्सन जिसने ऑलरेडी पहले ही कोर्ट के सामने जो है वो फॉल्स एविडेंस दिया हुआ है. ठीक है, गलत जो है वो एविडेंस दिया हुआ है. ठीक है, तो ऐसे पर्सन को आर्टिकल 3 जो कह रहा है कि वो पर्सन कम्पिटेंट नहीं है गवाही देने के लिए, जो ऑलरेडी जेल्ड विटनेस है. ठीक है, जिसने परजरी कमिट की है, जो ऑलरेडी इस जुर्म की वजह से जेल में जा चुका है क्योंकि उसने गलत जो है वो एविडेंस दिया था. ठीक है, हाँ, लेकिन जो प्रोवाइजो है, फर्स्ट प्रोवाइजो, उसी की आगे जो है एक्सप्लेनेशन दे दी गई. सेकंड प्रोवाइजो में क्या बता दिया गया कि जो पर्सन है जिसने परजरी कमिट की है, ठीक है, वो कम्पिटेंट तो नहीं है. हाँ, लेकिन अगर वो पर्सन जो है, इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाय दैट पर्सन, ठीक है, कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है उस पर्सन से, क्यों, किस वजह से, इफ ही हैज रिपेंटेड. ठीक है, अब रिपेंट का क्या मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन कोई गुनाह करता है, कोई गलती करता है, तो बाद में वो उस पर शर्मिंदा होके उस पर जो है माफ़ी मांग ले. ठीक है, एंड मेंडेड हिज वेज. ठीक है, और अपनी इस्लाह कर ले. ठीक है,
सही रास्ता इख्तियार कर ले, ठीक है, दुरुस्त रास्ता इख्तियार कर ले, सुधार ले अपने आप को, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जिसने परजरी कमिट की, ठीक है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है गवाही देने के लिए। लेकिन अगर वो पर्सन रिपेंट कर ले, ठीक है, माफी मांग ले और अपने आप को सुधार ले, देन वो कॉम्पिटेंट है गवाही देने के लिए फर्दर, ठीक है। इसके बाद बताया गया है कि जो पर्सन है, ठीक है, कॉम्पिटेंट है विटनेस के लिए, उसकी जो कॉम्पिटेंसी है वो कैसे डिटरमाइन की जाएगी, वो कोर्ट डिटरमाइन करेगी। नेक्स्ट प्रोवाइजो में हमें ये बताया गया है दैट द कोर्ट शैल डिटरमाइन द कॉम्पिटेंस ऑफ अ विटनेस। और उसकी कॉम्पिटेंसी कोर्ट ने डिटरमाइन कैसे करनी है, दो चीजों पे, ठीक है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, ठीक है, कि कौन से जो पर्सन हैं गवाही दे सकते हैं और कौन से जो हैं वो नहीं दे सकते। ये चीज कोर्ट डिसाइड करेगी कॉम्पिटेंसी ऑफ अ विटनेस कुरान और सुन्नत की रोशनी में। और साथ ही साथ यहाँ पे ये बता दिया गया कि अगर विटनेस के तौर पे कोई भी पर्सन जो है वो नहीं आ रहा, ठीक है, और ऐसा पर्सन जो कि तज़कियातुश शहूद पे पूरा नहीं उतर रहा, देन कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है वो किसी भी पर्सन को गवाही के लिए बुला सकती है। और एंड पे बताया गया है आर्टिकल 3 के कि कोई भी जो ल्यूनेटिक पर्सन है वो भी कॉम्पिटेंट है गवाही देने के लिए अगर वो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है, समझ रहा है और उनके जो है रैशनल आंसर्स दे सकता है, ठीक है, तो उसकी भी जो गवाही है वो ली जा सकती है। अब ये जो मेन चीज़ें थी ये हमारे आर्टिकल 3 में बताई गई सिंपली कि गवाही कोई भी दे सकता है, हर पर्सन जो है कॉम्पिटेंट है गवाही देने के लिए। हाँ, अगर वो क्वेश्चन को समझ रहा है और उनके रैशनल आंसर दे रहा है। फिर परजरी की बात की गई कि ऐसा पर्सन जो जेल्ड विटनेस है जिसने ऑलरेडी फाल्स एविडेंस दिया हुआ है उसकी जो है गवाही कबूल नहीं की जाएगी तब तक जब तक जो है वो रिपेंट ना कर ले, उस चीज की माफी ना मांग ले और अपने आप को सुधार ना ले, ठीक है। इसके बाद कोर्ट जो है डिटरमाइन कैसे करेगी कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, बाय द कुरान एंड सुन्ना। इसके बाद जो है स्टार्ट होती हैं हमारी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस, ठीक है, आर्टिकल 4 से लेके आर्टिकल 15 तक। अब प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस का क्या मतलब है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस का मतलब है प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशंस, यानी ऐसी कम्युनिकेशंस जिनको कानून जो है, लॉ जो है प्रोटेक्ट कर रहा है कि अगर ये सूरतें होंगी तो इन सूरतों में आप जो है किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं कर सकते कि वो एज अ विटनेस कोर्ट के सामने जो है पेश किया जाए, ठीक है। वैसे तो हमने आर्टिकल 3 में पढ़ा कि गवाही के लिए कोई भी पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट है, ठीक है, जो कि रैशनल आंसर्स दे सकता है किसी भी क्वेश्चन के। लेकिन उसके आगे ही आर्टिकल 4 से लेके आर्टिकल 15 तक उन्होंने क्या कर दिया, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस दे दी, ठीक है, प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशंस दे दी कि ये फलां फलां चीजें हैं, ठीक है, इनमें क्या है कि वो जो पर्सन्स हैं वो क्वेश्चंस को समझ भी सकते हैं और उनके रैशनल आंसर भी दे सकते हैं, लेकिन स्टिल उन पर्सन्स को आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो कोर्ट के सामने पेश हों और एज अ विटनेस और जाके जो है गवाही दें, ठीक है। अब इनमें कौन कौन से पर्सन आते हैं, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस में कौन कौन सी कम्युनिकेशंस आती हैं। सबसे पहले दी गई है आर्टिकल 4 में जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स, ठीक है, कि जजेस या मैजिस्ट्रेट्स को कोई भी पर्सन जो है कंपेल नहीं कर सकता कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, ठीक है, अगर उनके सामने कोई भी कम्युनिकेशन की गई है या कोई भी चीज़ उनके नॉलेज में आई है, ठीक है, उस चीज़ के लिए उनको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो जो है एज अ विटनेस जो है वो कोर्ट में पेश हो, ठीक है। हाँ, लेकिन एक्सेप्शन दे दी गई, उनको कब विटनेस के तौर पे बुलाया जा सकता है, अगर जो है स्पेशल ऑर्डर आ जाए किसी भी कोर्ट से जिसके वो सब ऑर्डिनेट है, ठीक है, यानी जजेस या मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो तब एज अ विटनेस जो है बुलाए जा सकते हैं जब ऑर्डर आ जाए, स्पेशल ऑर्डर आ जाए किसी भी हायर कोर्ट की तरफ से जिसके वो सब ऑर्डिनेट हैं। अदरवाइज उनको कंपेल नहीं किया जा सकता एज अ विटनेस, ठीक है, कि वो कोर्ट के सामने पेश हो, गवाही देने के लिए पेश हो या किसी भी किस्म की जो कम्युनिकेशन दी गई है उसको डिस्क्लोज करें। इसके बाद आर्टिकल 5 आ गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये हमारा क्यूएसओ का, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज, यानी ऐसी कम्युनिकेशंस जो ड्यूरिंग मैरिज हुई हैं बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, तो उन दोनों को आप कोई भी पर्सन जो है कंपेल नहीं कर सकता कि वो उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करें, ठीक है।
हाँ, एक्सेप्शन दे दी गई कि अगर उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे पे सूट करता है, ठीक है, मुकदमा करता है। फॉर एग्जाम्पल जो औरत है अपने शोहर पे मुकदमा करती है खुला लेने के लिए, देन वो बता सकती है कि जनाब मेरा शोहर जो है इसका मेरे साथ रवैया ठीक नहीं था, ये जो भी चीजें हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई भी तीसरा पर्सन जो है उनको कंपेल नहीं कर सकता कि जो ड्यूरिंग द मैरिज उनके दरमियान कोई भी कम्युनिकेशन हुई है उसको डिस्क्लोज किया जाए। इसके बाद जो है आर्टिकल 6 है हमारा, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, यानी ऐसी चीजें जो कि अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो स्टेट की मलकियत हैं, उन चीजों को आप किसी भी तरह से डिस्क्लोज नहीं कर सकते, या उन चीज़ों को आप एज अ एविडेंस जो है वो कोर्ट के सामने पेश करने की आपको इजाज़त नहीं है, ठीक है। हर वो चीज़ जो कि स्टेट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है, जो सरकारी रिकॉर्ड में आती है, आर्टिकल 6 जो है उस चीज़ को प्रिविलेज दे रहा है, उन चीज़ों को प्रोटेक्टेड कर रहा है, ठीक है। एक्सेप्शन दे दी गई, हाँ, अगर जो ऑफिसर है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ठीक है, अगर वो परमिशन दे दे कि इन चीज़ों को जो है जो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं इनको आप एज एविडेंस जो है कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं, देन पेश किया जा सकता है। अदरवाइज उन चीज़ों को कोर्ट के सामने कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, जो चीज़ें ऑफिशियल अफेयर्स ऑफ स्टेट में आती हैं, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 7 है ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। अब ऑफिशियल कम्युनिकेशंस कौन सी हैं? वो तमाम कम्युनिकेशंस जो पब्लिक ऑफिसर्स जो हैं अपनी सर्विस के दरमियान, ठीक है, जो उनकी सरकारी नौकरी है, ठीक है, उसके दरमियान जो उनकी जितनी भी कम्युनिकेशंस होती हैं उनको किसी भी तरह से उनको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो उन कम्युनिकेशंस को डिस्क्लोज करें, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट कंसर्न से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, जो पब्लिक ऑफिसर्स जो हैं ड्यूरिंग दिस सर्विस उनके जितनी भी कम्युनिकेशंस हैं उनको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो उनको डिस्क्लोज करें। वो तमाम के तमाम कम्युनिकेशंस प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशंस हैं, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस हैं। इसके बाद आर्टिकल 8 है इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, यानी यहाँ पे तीन चीजों का बताया गया, ठीक है। सबसे पहला मैजिस्ट्रेट, सेकंड पे पुलिस ऑफिसर और थर्ड पे है रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। इन तीनों पर्सन्स के पास अगर कोई भी बंदा किसी भी जुर्म की इंफॉर्मेशन लेके आता है, कमीशन ऑफ ऑफेंस की, ठीक है, किसी भी जुर्म की इत्तला लेके आता है, तो जो पर्सन इत्तला लेके आ रहा है, जो पर्सन इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको किसी भी तरह से उसका जो नाम है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसको प्रोटेक्टेड रखा जाएगा। इस चीज की प्रिविलेज दे दी गई है तीन ऑफिसर्स को, ठीक है, मजिस्ट्रेट को, पुलिस ऑफिसर को जिनको जुर्म के बारे में बताया जाए, या फिर रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, जो टैक्स वगैरह से डील करते हैं, ठीक है। अगर उनके पास भी कोई पर्सन जो है टैक्स से रिलेटेड के जनाब उसने जो है टैक्सेस पे नहीं किए, ये फलां फलां, ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन देता है, तो उस पर्सन का जो नाम है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, उसको प्रोटेक्टेड रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक आदमी है, ठीक है, वो अपने हमसाए का जो है, अगर उसका हमसाया है वो जो है वो मीटर वगैरह में कोई चेंजिंग करता है, या फिर कोई ठीक है इस तरह की कोई भी ऐसा कोई जुर्म करता है और वो जाके जो है इन्फॉर्मेशन दे देता है पुलिस ऑफिसर को, तो वो पुलिस ऑफिसर जो है उस बंदे का नाम जो है वो सीगा राज में रखेगा, ठीक है, उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करेगा जिसने जो है इत्तला दी है जुर्म की। ये जो है प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है, ठीक है, इसको प्रिविलेज दे दी गई है कि जो बंदा इत्तला देगा, इंफॉर्मेशन देगा किसी भी कमीशन ऑफ ऑफेंस की, तो उसका नाम जो है डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 9 है। अब इसमें क्या बताया गया है? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। 7 में हमने पढ़ा ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के दरमियान होंगी, ठीक है, पब्लिक ऑफिसर्स के दरमियान। और 9 में क्या बात की गई है? प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस की, ठीक है। अब प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस कौन सी हैं? डॉक्टर या उसके पेशेंट के दरमियान, एडवोकेट या फिर उसके क्लाइंट के दरमियान। यहाँ क्या बताया गया? नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड unless with his client's express consent to disclose any communication made to him in the course and purpose for his employment। सिंपली क्या बताया गया आर्टिकल 9 में कि कोई भी एडवोकेट जो है अपने क्लाइंट की किसी भी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा अगर ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ठीक है, उसका क्लाइंट उसके पास आया, उसने आके उसको तमाम जो बातें हैं, ठीक है, बताई कि ये चीज़ें हैं, ठीक है,
वो एडवोकेट जो है उसको इस चीज़ की जो है वो अलाउ नहीं किया गया, परमिशन नहीं दी गई कि वो अपने क्लाइंट के खिलाफ जो है वो कोर्ट में जाके एज अ विटनेस जो है पेश हो जाए, ठीक है, या फिर उसकी जो कम्युनिकेशन है दोनों की आपस में हुई है उसको डिस्क्लोज कर दे। इस चीज से उसको मना किया गया है। जो एडवोकेट उसके क्लाइंट के दरमियान कम्युनिकेशन है उसको प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन बनाया गया है, यानी उसको प्रिविलेज दी गई है कि उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। आगे आर्टिकल 10 है हमारा, ये वही आर्टिकल 9 का पार्ट है, ठीक है, कि जैसे जो वकील है वो आगे जाके जो है विटनेस के तौर पे, गवाह के तौर पे पेश नहीं हो सकता अपने क्लाइंट के खिलाफ, ठीक है, या फिर उसके खिलाफ जो है किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता जो उसने उसको आके बताई है। उसी तरह उसके जो सर्वेंट्स हैं उस एडवोकेट के, ठीक है, या फिर उसके जो क्लर्क्स हैं, उसके मुंशी वगैरह, वो भी उसके बिहाफ पे जाके जो है उसके क्लाइंट के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते या फिर वो कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते अगर वो किसी बात को जानते हैं। इसके बाद आर्टिकल 11 है, प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया कि अगर कोई क्लाइंट जो है, ठीक है, वो खुद जाके कोर्ट के सामने जो है एविडेंस दे दे, ठीक है, अपनी कंसेंट के साथ एविडेंस दे दे, स्टिल जो है इस चीज को प्रिविलेज दी गई है कि जो एडवोकेट है स्टिल उसके खिलाफ जाके एज अ विटनेस जो है वो पेश नहीं हो सकता कि मैं इसके खिलाफ ये बातें जो है वो जानता हूँ, या फिर जो कम्युनिकेशन हुई थी उनके दरमियान उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है। स्टिल ये प्रिविलेज हासिल है क्लाइंट को, ठीक है, कि जो उसका एडवोकेट है उस चीज को डिस्क्लोज नहीं करेगा या उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हुई है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। वो कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है बाय द लॉ। आगे एक्सेप्शन दे दी गई आर्टिकल 11 में कि वो जो वकील है, एडवोकेट है, वो एज अ विटनेस जो है कोर्ट के सामने तब पेश हो सकता है जब कोर्ट खुद उसको बुलाए, ठीक है, कि आप जो है एज अ विटनेस जो है वो पेश हो कोर्ट के सामने, देन गवाही दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता। इसके बाद आर्टिकल 12 है, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस विद लीगल एडवाइजर्स। अब ये वही हमारे आर्टिकल 9 का उल्ट है, ठीक है। आर्टिकल 9 में बेसिकली हमने पढ़ा कि जो कम्युनिकेशन हुई है बिटवीन द एडवोकेट एंड हिज क्लाइंट, ठीक है, तो एडवोकेट जो है उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। सेम उसी तरह आर्टिकल 12 में बता दिया गया कि जिस तरह कोई वकील जो है अपने क्लाइंट की कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उसी तरह कोई भी क्लाइंट अपने वकील के साथ की हुई कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता किसी भी सूरत, ठीक है, और ना ही वो एज अ विटनेस जो है अपने वकील के खिलाफ जो है पेश हो सकता है किसी भी अदालत के सामने। इसके बाद आर्टिकल 13 है, प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी, कि किसी भी पर्सन को जिसने टाइटल डीड जो है प्रोड्यूस की है उसको आप एज अ विटनेस जो है कानून कोर्ट के सामने पेश नहीं कर सकते, उसको कंपेल नहीं कर सकते कि वो कोई भी ऐसी जो है टाइटल डीड वगैरह जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसको बनाए, ठीक है, अगर वो पार्टी नहीं है किसी भी सूट के अंदर, ठीक है, तो उसको टाइटल डीड वगैरह बनाने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, या फिर अगर उसने बनाई भी है तो उस चीज को डिस्क्लोज करने के लिए उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। इसके बाद आर्टिकल 14 है, सेम वही बात जो हमने आर्टिकल 13 में पढ़ी है वही उसी तरह बताया गया है आर्टिकल 14 में, कि अगर कोई पर्सन है उसके पोजेशन में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं और वो उन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट के सामने जो है पेश नहीं कर रहा, तो उसको कोई भी पर्सन जो है कंपेल नहीं कर सकता कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो कोर्ट के सामने लेके जाएं, ठीक है, अनलेस तब तक जबकि वो उसकी कंसेंट ना हो, ठीक है, या फिर कोर्ट खुद उसको ना कहे कि आप वो जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारे सामने जो लाके हैं पेश करें, ठीक है, तब तक कोई भी दूसरा पर्सन उसको कंपेल नहीं कर सकता, ठीक है, उसको प्रिविलेज दी गई है कि उसके पोजेशन में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कोई कंपेल नहीं कर सकता कि आप उसको कोर्ट के सामने जो है प्रोड्यूस करें। इसके बाद आर्टिकल 15 है, इसमें क्या प्रिविलेज दी गई, इसमें प्रिविलेज दी गई किसी भी क्वेश्चन, किसी भी तरह के ऐसे क्वेश्चन जो कि इनक्रिमिनेट करें, ठीक है। अब इनक्रिमिनेट का क्या मतलब है कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि जो पर्सन गवाही देने आया है उसी को जो है वो मुजरिम साबित कर दें, ठीक है, उसको क्रिमिनल साबित कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मर्डर का केस है, ठीक है, तो उसमें कोई पर्सन गवाही देने आया है, वो आके बताता है कि अगर वो एज अ विटनेस जो है वो हाजिर होता है उस अपने उस केस के अंदर, ठीक है, उसके अंदर गवाही देने जाता है, तो उसको उस केस की प्रोसीडिंग के ड्यूरिंग कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि आप उस घर में क्या लेने गए थे जहाँ पे मर्डर हुआ था, ठीक है, क्या आप वहाँ पे चोरी करने गए थे या कोई डाका वगैरह डालने गए थे, ठीक है,
तो इस तरह की चीज़ें जो कि उसको इनक्रिमिनेट कर दें, ठीक है, उसको क्रिमिनल साबित कर दें, तो इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, ठीक है, गवाह से, ठीक है, जो गवाही देने आया उससे नहीं पूछे जाएंगे। इस चीज़ की प्रिविलेज दे दी गई आर्टिकल 15 में। अब ये थी हमारी प्रिविलेज कम्युनिकेशंस, ठीक है, 4 से लेके 15 तक आर्टिकल, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा, ठीक है, सबसे पहले हमने कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज पढ़ी, फिर हमने अफेयर्स ऑफ स्टेट पढ़े, ठीक है, कि उनको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, या फिर हमने ऑफिशियल कम्युनिकेशंस पढ़ी, उनको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। फिर हमने ऐसा आर्टिकल 8 में पढ़ा इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है, कि अगर जो इतला देता है पर्सन उसका नाम आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। फिर हमने 9 में पढ़ा प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, ठीक है, कि जो एडवोकेट और क्लाइंट के दरमियान कम्युनिकेशंस हुई हैं उनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, या वो एक दूसरे के खिलाफ जो विटनेस नहीं आगे पेश हो सकते कोर्ट के सामने। फिर हमने आर्टिकल 10 पढ़ा, ठीक है। फिर 11 जिसमें प्रिविलेज दी गई, अगर कोई पर्सन अपनी कंसेंट से गवाही देता है, ठीक है, उसके खिलाफ जो है उसका एडवोकेट जो है वो एज अ विटनेस पेश नहीं हो सकता। फिर हमने कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस का पढ़ा। फिर हमने प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड और डॉक्यूमेंट्स वगैरह का पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस का। अब आगे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है, आर्टिकल 16 अकम्प्लिस, ठीक है। अकम्प्लिस का क्या मतलब है, उसको हम कहते हैं शरीके जुर्म उर्दू में, ठीक है, ऐसा पर्सन जो कि शरीके जुर्म है। अब आर्टिकल 16 हमें क्या बता रहा है, एन अकम्प्लिस शैल बी अ कम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन, कि जो अकम्प्लिस है, ठीक है, उसकी गवाही जो है उसको आप एज अ कम्पिटेंट विटनेस जो है कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ, ठीक है, किसी भी केस में। लेकिन एक्सेप्शन क्या दी गई है, हदूद केसेस की, ठीक है, कि जो अकम्प्लिस है, जो शरीके जुर्म है, वो हदूद केसेस में कम्पिटेंट विटनेस के तौर पे पेश नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उसकी जो गवाही है वो काबिले कबूल है, ठीक है। ये बताया गया हमें आर्टिकल 16 में कि जो शरीके जुर्म है उसकी भी गवाही जो है वो काबिले कबूल है, ठीक है, वो भी कम्पिटेंट विटनेस है, लेकिन हदूद केसेस के अलावा। इसके बाद आर्टिकल 17 है कम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेसेस। आर्टिकल 3 में हमने पढ़ा कम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस, ठीक है, कि कौन पर्सन जो है वो गवाही दे सकता है, हु में टेस्टिफाई, ठीक है, कि कौन पर्सन गवाही दे सकता है। आर्टिकल 17 में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ विटनेसेस, कि कितने लोग गवाही दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 3 चीजें बताई गई हैं। सबसे पहली बात बताई गई है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस की, ठीक है, ऐसी चीजें जो कि मालियाती, ठीक है, चीजों को बयान करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सेल डीड वगैरह हुई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या मॉर्गेज वगैरह की कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, ठीक है, तो उन चीजों से रिलेटेड अगर आपने गवाही देनी है तो वो गवाह कितने होंगे, 1 मैन और 2 मैन, ठीक है, 2 आदमी या फिर 1 आदमी और 2 औरतें, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये जो क्वेश्चन है ये लॉ गैट में हर बार आता है और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 आदमी या फिर 1 आदमी और 2 औरतें, ठीक है। अब सिंपली क्या बता दिया गया कि 2 आदमी 2 औरतें भी गवाही दे सकते हैं, या फिर 1 आदमी और 2 औरतें भी जो हैं गवाही दे सकते हैं, किन चीजों में, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस में। दूसरे नंबर पे बताया गया क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। अब क्रिमिनल मैटर्स में कितने विटनेसेस होंगे, उसमें सिंपली बता दिया गया एक गवाह की जरूरत है। अब वो कोई आदमी भी हो सकता है, वो कोई औरत भी हो सकती है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ गया हदूद केसेस। अब हदूद केसेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं, हदूद केसेस में जना आ जाता है, ठीक है, रेप केसेस आ जाते हैं, कोई भी थेफ्ट आ जाता है, डकैती आ जाता है, या फिर शराब नोशी वगैरह ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो इन चीजों में जो है, तो इन केसेस में जो गवाही है, ठीक है, वो कौन कौन दे सकता है, इन चीजों में गवाही जो है वो सिर्फ मेल दे सकता है, ठीक है। और कितने मेल दे सकते हैं, 4 गवाह दे सकते हैं, ठीक है। स्पेशली जो जिना का बताया गया है हदूद केसेस में, जिना बिल जबर है, ठीक है, तो उसमें 4 आदमी जो है वो गवाही देंगे। इसमें जो है फीमेल्स जो है वो नहीं दी गई, ठीक है। और वो 4 आदमी कौन से होंगे, वो मुस्लिम होंगे और अडल्ट होंगे, ठीक है, जो तज़किया तो शहूद पे पूरे उतरते हों। इसके अलावा जो थेफ्ट वगैरह है उसमें जो है 2 आदमी भी जो है वो गवाही दे सकते हैं। ये था हमारा नंबर ऑफ विटनेसेस, ठीक है, कि हदूद केसेस में 4 आदमी गवाही देंगे, जिना के केसेस में, और बाकी जो केसेस हैं, थेफ्ट है, रोबरी है, डकैती है, या फिर शराब नोशी वगैरह, उसके अगेंस्ट अगर गवाही देनी है तो वो 2 मेल भी दे सकते हैं। फिर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस आ गए जिसमें 2 आदमी
दो औरतें या फिर एक आदमी और दो औरतें जो हैं वो गवाह के तौर पे पेश होंगे। और क्रिमिनल मैटर्स में कोई भी आदमी या कोई भी एक औरत जो है, एक आदमी जो है, वो एज अ विटनेस जो है पेश हो सकते हैं। तो ये तो था हमारा सेकंड चैप्टर क्यूएसओ का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।